सो हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। माई सेल्फ तनिष। सो आज हम क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग क्या होता है? सो पावर शेयरिंग का मतलब होता है शेयर ऑफ पावर बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो पावर शेयर होती है उसको पावर शेयरिंग कहते हैं। सो पावर शेयरिंग किनके बीच में होती है? तो वो किसी के बीच में भी हो सकती है, सोशल ग्रुप्स के बीच में भी हो सकती है, कम्युनिटीज के बीच में भी हो सकती है एंड गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकती है। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे। सो अभी हमने पावर शेयरिंग जाना। पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। सो नेक्स्ट इज ओवरव्यू। पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका, यानी कि इस चैप्टर में हम बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि वहाँ पे पावर शेयरिंग कैसे आई थी। एंड नेक्स्ट इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड व्हाई पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग होती क्या है एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज स्टोरी ऑफ बेल्जियम। सो सबसे पहले हम बेल्जियम की केस स्टडी के बारे में जानते हैं कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे आई। सो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। सो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, नो डाउट। सो बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा यूरोपियन कंट्री है विच पॉपुलेशन इज 1 करोड़, यानी कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है। ठीक है, बेल्जियम यूरोपियन कंट्री, यूरोप में लाया करता है एंड पॉपुलेशन 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन के इक्वल। सो कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 59% वर डच स्पीकर्स, 40% वर फ्रेंच स्पीकर्स एंड 1% वर जर्मन स्पीकर्स। as you see 59% were Dutch speakers, 40% were French speakers and remaining 1% were German speakers. So the majority French speaking community was rich and powerful, यानी कि 59% लोग डच स्पीक करते थे एंड 40% फ्रेंच और रिमेनिंग जो 1% थे वो जर्मन स्पीक करते थे। सो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी थी? सबसे ज्यादा मेजॉरिटी डच पर्सन की थी। लेकिन बेल्जियम में जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग, वो बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल थी, यानी कि फ्रेंच कम्युनिटी को गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशनल बेनिफिट्स और एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते थे। दे गेट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। सो बाय सीइंग दिस डच कम्युनिटी फील वेरी एलियन, यानी कि फ्रेंच की जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, वो फ्रेंच कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा एजुकेशनल राइट्स दे रही है एंड इकोनॉमिक राइट्स दे रही है, बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, और दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी को वो पूछ भी नहीं रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर आपके भाई के लिए चॉकलेट लाते हैं और आपके लिए नहीं लाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सो ऑफ कोर्स आपको बुरा लगेगा। तो ठीक उसी तरीके से डच स्पीकर्स को भी बहुत बुरा लगा था जब फ्रेंच कम्युनिटी को इतनी सारी जब फैसिलिटीज मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और दूसरी कम्युनिटी को नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी कम्युनिटी अपने आप ही बुरा मान जाएगी। दिस क्रिएटेड टेंशन बिटवीन 1950s एंड 1960s। सो 1950s और 1960s में क्या हुआ? इसी इनइक्वालिटी की वजह से डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में क्लैश हो गया, यानी कि दोनों कम्युनिटी के बीच में राइवलरी हो गई थी। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। सो जब दोनों कम्युनिटी के बीच में जब क्लैश हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या करा? सो 1970 से 1993 के बीच में जो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो क्लैश हुआ था, सो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से इसको हैंडल करा था, और बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा था। इट मीन्स दे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 times। हियर अमेंडेड मीन्स ऑल्टर,
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला गया ताकि दोनों कम्युनिटीज के जो क्लैश है उसको खत्म किया जा सके in order to end clash between French community and Dutch community. So as written in this, so ये जो आप येलो एरिया देख रहे हैं इस इमेज में, ये फ्रेंच स्पीकिंग का एरिया है, यानी कि फ्रेंच कम्युनिटी यहाँ पे रहती थी मेजॉरिटी में, और ये रेड वाला था डच स्पीकिंग का, डच वाले लोग यहाँ रहते थे, और जर्मन वाले ये ब्लू एरिया में रहते थे, और ये जो ऑरेंज एरिया देख रहे हैं ये है ब्रसल्स। दिस ऑरेंज एरिया इज ब्रसल्स, यानी कि बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। नेक्स्ट इज सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। सो इसके क्या आउटकम्स थे? The Constitution prescribes that Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. So अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, so उसमें एक ये रूल निकला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स है उनकी पॉपुलेशन इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 50 अगर फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रेंच मिनिस्टर है, तो 50 डच के होंगे, ताकि दोनों कम्युनिटी के बीच में क्लैश ना हो और दोनों के बीच में सेक्युलरिज्म रहे। इस वजह से some special laws required to support the majority of members from each linguistic group, यानी कि जो बाकी की जो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे उनके लिए अलग से स्पेशल लॉज बनवाए गए। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, यानी कि अब कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई भी ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो सबको साथ में लेना होगा। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर नाउ नॉट सबऑर्डिनेटेड। So Brazil has a separate government in both community and have a equal representation, यानी कि ब्राज़ील में एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई ताकि जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे ब्राज़ील के लिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, यानी बेल्जियम में जितना ये केस स्टडी हमने पढ़ी, इसके क्या क्या आउटकम्स थे। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सो जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। As same as Belgium also have 3 types of government, central government, state government and another one is community government। यानी कि बेल्जियम में भी 3 गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? सो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट वो होती है जिसमें लोग अपनी कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है उसको इलेक्ट करते हैं। सो इसमें डच स्पीकिंग भी इंक्लूड होंगे और फ्रेंच वाले भी इंक्लूड होंगे। दिस गवर्नमेंट हैज प्रॉपर पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, यानी कि ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसको ये राइट दिया गया कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड जितने इश्यूज थे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ही कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। सो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। द बेल्जियम मॉडल वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो ट्रू। सो बेल्जियम का ये जो मॉडल था बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया और दोनों की क्लैश को रोका गया। सो इट हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन 2 मेजर कम्युनिटीज। सो इससे एक ये हेल्प हुई कि दोनों कम्युनिटी के बीच में जो क्लैश था वो खत्म हो गया। सो द बेल्जियम मॉडल वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बेल्जियम का ये जो पूरा मॉडल था ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज दे हैव अमेंडेड 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन। सो एनी गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड डू नॉट डू द स्टेप दैट बेल्जियम गवर्नमेंट डज। So with this it helped to avoid a clash between 2 communities.
सो इसी के साथ जो बेल्जियम की केस स्टडी थी, सो यही थी हमारी बेल्जियम की केस स्टडी। नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ श्रीलंका। सो जैसे हमने बेल्जियम के केस स्टडी को जाना कि बेल्जियम में दो कम्युनिटीज डच और फ्रेंच के बीच में जो राइवलरी थी वो पावर की वजह से हुई थी कि दोनों को इक्वल पावर नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैश थे। ठीक उसी की तरह ऐसा ही क्लैश श्रीलंका में भी था। सो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, नेबर ऑफ इंडिया, इंडिया का एक नेबर है, और इसकी टोटल पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 2 करोड़। 2 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। सो श्रीलंका में मेनली 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, यानी कि 2 कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। फर्स्ट इज सिन्हाला स्पीकर्स एंड द अनदर वन इज तमिल स्पीकर्स। यानी कि 2 कम्युनिटीज है हमारी, तमिल स्पीकर्स एंड सिन्हाला स्पीकर्स। सो सिन्हाला स्पीकर्स की पॉपुलेशन 74% है एंड तमिल स्पीकर्स की है 18%। और तमिल में से भी 2 टाइप के तमिल है, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल। यानी कि दो टाइप की हमारी कम्युनिटी पाई जाती है श्रीलंका में, एक तो सिन्हाला कम्युनिटी और एक तमिल कम्युनिटी। और तमिल में भी 2 कम्युनिटीज पाई जाती है, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed द बिगर मेजॉरिटी एंड imposed इट्स विल इन द एंटायर कंट्री। यानी कि श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उनको वो दे एंजॉय देयर राइट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थी और अपने राइट्स को एंजॉय करती थी और अपनी मर्जी जो है वो पूरी कंट्री के ऊपर इम्पोज करती थी, यानी कि अपनी मनमानी करती थी। सो इसमें हमने जाना कि जैसे सिन्हाला कम्युनिटी अपनी मनमानी कर रही थी और बेल्जियम में फ्रेंच कम्युनिटी अपनी मनमानी कर रही थी। सो जब सिन्हाला कम्युनिटी अपनी मनमानी कर रही है और अपने लॉज बना रही है और अपने आप को पावरफुल दिखा रही है, सो दूसरी कम्युनिटी यानी कि तमिल कम्युनिटी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सारी पावर्स जो है वो सिन्हाला, ऑल द पावर्स वर इन हैंड ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। On the other hand, Tamil do not have a single power. So this created tension between both communities, Sinhala community and another one, Tamil community. Next is majoritarianism in Sri Lanka. So Sri Lanka became independent in 1948. It means that Sri Lanka got independence in 1948. So Sinhala leaders sought to secure dominance over government of their majority. यानी कि 1948 में जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली तो सिन्हाला लीडर्स ने क्या करा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद का ड्राफ्ट करा। An act was passed in 1956 to recognize Sinhala as the sole official language of the country. तो 1956 में एक एक्ट पास किया गया, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि जो सिन्हाला है इज नाउ बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, यानी कि सिन्हाला को अब श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सो द गवर्नमेंट यूज financial policies to favor Sinhala applicant for university position and government job। यानी कि जब उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए श्रीलंका की, उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया। सो इससे क्या हुआ कि सिन्हाला कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या हुआ, जो सिन्हाला कम्युनिटी के जितने यूथ्स थे उनको यूनिवर्सिटी में बहुत ही आसानी से एडमिशन मिल जाता था और गवर्नमेंट जॉब भी उनको बड़ी इजीली मिल जाती थी। सो विद दिस द यूथ्स ऑफ श्रीलंकन कम्युनिटी, बेसिकली ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, गेट यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब, यानी कि उनकी एप्लीकेशन को सबसे पहले लिया जाता था और उनका एडमिशन पहले लिया जाता था। फॉर एग्जांपल एक तमिल स्पीकर है, उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, और एक तरफ है सिन्हाला स्पीकर जो कि उतना एलिजिबल नहीं है या उतना मार्क्स नहीं आया है, तो फिर भी जो सिन्हाला कम्युनिटी का जो यूथ होगा उसको जल्दी से एडमिशन मिलेगा क्योंकि वो सिन्हाला कम्युनिटी को बिलोंग करता है। सो इसी की वजह से क्या हुआ कि अगर आप एक कम्युनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और दूसरे को नहीं दोगे, सो इससे क्या होगा, क्लैश बढ़ जाएगा।
जैसे कि कोई पेरेंट्स होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। सो अगर वो एक बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे, दूसरे बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे, सो दूसरा बच्चा बुरा मान जाएगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरीके से जो तमिल स्पीकर्स थे उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी कोई पोजीशन ही नहीं है सोसाइटी में। सो अपनी पोजीशन को वापस लाने के लिए और अपने आप को रिवाइव करने के लिए ही उन्होंने गवर्नमेंट को डिसइंटीग्रेट किया। गवर्नमेंट को मीन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुए। असली वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज इमर्ज्ड बाय 1980 कॉलिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन द कंट्रीज ईस्ट एंड नॉर्थ। सो 1980 में एक नया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आया विच इज तमिल एलम, यानी तमिल लोगों ने अपना एक अलग से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था तमिल एलम, जो कि श्रीलंका के ईस्ट या नॉर्थ इलाके में आता है। सो जो श्रीलंका का ईस्ट या नॉर्थ का इलाका है वहाँ पे रहने वाले तमिल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि दे डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेड दैट दे डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वो लोग गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे। दे डिसाइडेड टू डिसओबीडेंस। This mutual disinterest between two communities isolated into a widespread conflict and rapidly devolved into a civil war। यानी कि जो तमिल एलम जो बना था, यानी तमिल एलम या तमिल एलम बनने से क्या हुआ, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी और तमिल कम्युनिटी थी उन दोनों के बीच में आपस में क्लैश हो गया, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। So the condition become so extreme that it reached into a civil war, यानी कि कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि सिविल वॉर हो गया। सो इसी के साथ हमारी श्रीलंका की जो केस स्टडी थी वो पूरी होती है। सो इसमें हमने श्रीलंका के बारे में जाना कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे हुई। नेक्स्ट इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है, इट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि जो सोशल ग्रुप है या जो रिलीजियस ग्रुप है उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ही पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और पावर शेयरिंग प्रमोट्स डेमोक्रेटिक रूल, यानी पावर शेयरिंग क्या करती है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। सो इसी वजह से पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा डिजायरेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने टाइप्स की होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि पावर को गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड करने को हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। सो वो 3 कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड नेक्स्ट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल के बीच में पावर शेयरिंग को हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। तो गवर्नमेंट के कौन कौन से 3 लेवल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, पावर जो डिवाइड की गई है, इसी को वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, डिस्कशन ऑफ प्रूडेंटियल एंड मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि जो पावर शेयरिंग है वो मॉरल और एथिक्स वैल्यू को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, यानी कि पावर शेयरिंग प्रमोट्स एथिक्स एंड मॉरल वैल्यू एंड ऑल्सो प्रमोट्स डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। प्रूडेंटल रीजन इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेनिंग सोशल हार्मनी, यानी कि पावर शेयरिंग से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको वो खत्म हो जाता है, उसको रोकती है और सोशल हार्मनी को मेंटेन करती है पावर शेयरिंग। नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग एंड डेमोक्रेसी। एक्सप्लोरेशन ऑफ हाउ पावर शेयरिंग इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इंडिया में भी पावर शेयरिंग है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी, इन सब के बीच में
पावर्स जो है वो डिवाइड की गई है। सो जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे पावर शेयरिंग होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो लीड्स टू डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एंड पावर शेयरिंग। एनालिसिस द रोल ऑफ सिटीजन इंक्वायरिंग गवर्नमेंट डिसीजन एंड इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकिंग। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? ना लीडर होता है, ना रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ना एमएलए, ना एमपी। कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? दैट इज सिटीजन ऑफ कंट्री। यानी कि सिटीजन जो होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। सो डेमोक्रेटिक कंट्री इज ऑल अबाउट रूल ऑफ पीपल। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की सुनी जाती है, जनता की सुनी जाती है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट जो जिस भी लीडर को सिलेक्ट करती है वो उनके लिए डिसीजंस लेता है और उनके लिए पॉलिसीज को बनाता है ताकि वो गवर्नमेंट को अच्छे से चला सके। सो इसी के साथ हमारा क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये कंटेंट बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो इससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।